युवा मोर्चा के विशाल राष्ट्रीय अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन, और आपको जानकर प्रसन्नता होगी किसी मथुरा जनपद के रहने वाले आदरणीय श्री रामलाल जी, मंच पर बैठे हुए युवा मोर्चा के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, देश के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बंधुगण, बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यहां उपस्थित अन्य महानुभाव, मित्रों, यह राष्ट्रीय अधिवेशन एक ऐसे स्थान पर हो रहा है जिस स्थान ने अपना एक विशिष्ट प्रकार का एक इतिहास निर्माण किया है। भगवान कृष्ण मां राधे इसी धरती के सूत्रधार रहे, यही पैदा हुए, यही अनेक प्रकार की लीलाएं की, और यही भारतीय जनसंघ के जिन्होंने रीढ़ के रूप में काम किया, भारतीय जनसंघ को जिन्होंने एक नई दिशा प्रदान की, और भारतीय जनसंघ के माध्यम से राजनीति एक विशिष्ट प्रकार का क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के माध्यम से आम जनता की सेवा व्यवस्थित तौर पर की जा सकती है। पूरा समाज एक है, समाज को एकात्मता के अंतर्गत पिरोने के लिए जो विशिष्ट प्रकार का दर्शन दिया था, एकात्म मानववाद का दर्शन, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इसी धरती के सपूत रहे हैं। नगला चंद्रभान मथुरा जनपद में, और इतना ही नहीं, कालड़ी में पैदा हुए जगद्गुरु शंकराचार्य जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, पूरे देश का भ्रमण कर रहे थे। संन्यास ग्रहण करने के समय जब उनकी मां ने कहा था कि ठीक है, तुम्हें अनुमति देती हूं मैं संन्यास ग्रहण करने के लिए, लेकिन मेरी अंत्येष्टि तुमको करनी पड़ेगी। जब उनकी मां बीमार पड़ी थी, उस समय जगद्गुरु शंकराचार्य इसी मथुरा वृंदावन में थे। विशिष्ट प्रकार के योग प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे। उनको एहसास हुआ कि मां मृत्युशैया पर पड़ी हुई है, और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, योग की विशिष्टता का परिणाम उड्डयन योग के माध्यम से क्षण मात्र में कालड़ी वो पहुंचते हैं, और जब उनकी मां उनको देखती है, उसके पास अपना प्राण त्याग करती हैं, तो सबके विरोध के बावजूद भी अपने योग क्रिया के माध्यम से उन्होंने पूर्णा नदी को अपने घर तक बुलाया था, मां का अंत्येष्टि की थी। वह जगद्गुरु शंकराचार्य अपनी मां की इच्छा की पूर्ति के लिए यहीं से कालड़ी गए थे। ये सूरदास, ये ऐसी धरती है जो विशेष प्रकार की लीला भी लोगों के सामने प्रस्तुत करती है, भारतीय संस्कृति और परंपरा को भी सामने उजागर करती है, अत्याचारियों का विनाश करती है, और इस धरती के माध्यम से देश को विशिष्ट प्रकार का दिशा प्रदान होता है। आज ऐसे इस धरती पर आप सब लोग यहाँ आए हैं, युवा मोर्चा के नौजवान कार्यकर्ता आए हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को इस धरती पर मैं अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं।
मित्रों, आज की जैसी स्थिति है, जैसी हालात है, इस संदर्भ में हमको विचार करना पड़ेगा। मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष 1978 दिसंबर के अंतिम सप्ताह में बना था। इंदौर में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, वहीं मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया। युवा मोर्चा का अध्यक्ष, उसके प्रति विश्वसनीयता का भाव ये प्रारंभ से रहा है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, उस समय जनता पार्टी की हुकूमत थी। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में स्वर्गीय मोरारजी देसाई थे। जब मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, अब मैं जब यहां आया, राज्यसभा में था, मैंने मोरारजी भाई को जब प्रणाम किया तो युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, युवा मोर्चा का अध्यक्ष, भारतीय जनसंघ का कार्यकर्ता विश्वसनीय कार्यकर्ता होता है, उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। तो जहां मोरारजी भाई ने मुझे आशीर्वाद दिया था, वहीं उन्होंने कहा था कि अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि जनता पार्टी के जो जितने भी घटक दल हैं और उनके जो युवा संगठन हैं, उन संगठनों को तुम संगठित कर सकने में सक्षम होगे, ये मुझे पूरा विश्वास हो गया है। ये मोरारजी भाई ने कहा था उस समय। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, मधुलमेह जैसे व्यक्ति जो जनसंघ की बराबर आलोचना किया करते थे, उन्होंने भी ये विश्वास व्यक्त किया था। चंद्रशेखर जी उस समय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनसे वार्ता करने के बाद आपके जानकारी में मैं बात लाना चाहता हूं कि चंद्रशेखर जी से उन्होंने कहा कि अगर जनता पार्टी के युवा संगठनों को अगर एक करना है तो कलराज मिश्र जी को, जितने भी युवा संगठन हैं, उन युवा संगठनों को एक करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाइए। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, मुझे कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बना करके एक गौरवान्वित किया गया था, क्योंकि उनका विश्वास था। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के प्रति इतना विश्वास, चाहे अपने दल के हों चाहे दूसरे दल के हों, लगातार बना रहा। और मित्रों, आपको जानकर यह भी प्रसन्नता होगी, जब दोहरी सदस्यता को लेकर जनता पार्टी के अंदर विभाजन हुआ और उस विभाजन के दौरान जब हमारे नेताओं को लगा कि हमें नई पार्टी बनानी है, भारतीय जनता पार्टी बनानी है, मैंने उस समय तय किया था युवा मोर्चा का अधिवेशन करने के लिए दिल्ली में कोटला, फिरोजशाह कोटला मैदान में स्वर्गीय कुशाभाऊ जी ठाकरे जी, स्वर्गीय भंडारी जी, इन्होंने कहा कि युवा मोर्चा का जो अधिवेशन होने वाला है, उसी अधिवेशन स्थल पर सभी जनसंघ से संबंधित कार्यकर्ताओं को बुलाया जाए और वही नई पार्टी का निर्माण किया जाए। तो युवा मोर्चा को श्रेय है भारतीय जनता पार्टी को स्थापना के रूप में प्रस्तुत करने का, ये युवा मोर्चा को श्रेय है। और अधिवेशन हुआ 6 अप्रैल को, पार्टी की घोषणा हुई। वो प्रस्तावित अधिवेशन था युवा मोर्चा का। तो युवा मोर्चा का तो एक विशिष्ट स्थान है। युवा मोर्चा ने हमेशा अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया है। युवा मोर्चा का इतिहास रहा है। राष्ट्रीय एकता को लोगों के मन मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए युवा मोर्चा ने समय समय पर अभियान चलाया, चाहे आसाम का आंदोलन रहा होगा, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला रहा होगा, और चाहे राष्ट्रीय एकता का के स्वरूप के दर्शन कराने का मामला रहा होगा, चाहे युवकों के बेरोजगारी को लेकर उनकी समस्या के समाधान के लिए जन जन संघर्ष करने का मामला रहा होगा, और जहां राष्ट्रीय अखंडता के ऊपर कहीं अगर किसी भी प्रकार का कुठाराघात हुआ होगा, उस कुठाराघात को रोकने का मामला रहा होगा, युवा मोर्चा ने हमेशा अगुवाई की। अगुवाई करते हुए एक ऐसे स्वरूप का प्रदर्शन किया कि देश के अंदर युवा मोर्चा के प्रति ये विश्वसनीयता का भाव जगा। आज युवा मोर्चा ये विशेष स्थान पर खड़ा हुआ है। आज युवा मोर्चा विशेष स्थान पर खड़ा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं। इन्होंने दो बार पूरे देश का भ्रमण किया।
दो दो बार उन्होंने पूरे देश को संदेश दिया कि युवा मोर्चा के अंदर देश के युवकों को एक विशिष्ट दिशा का निर्देश देने के लिए, देश के युवकों को राष्ट्र के मुख्य धारा का जबरदस्त तरीके से प्रवाहित कराने के लिए हमारा ये राष्ट्रीय एकता का स्वरूप यात्रा के माध्यम से प्रकट किया जा रहा है। और मैं अनुराग ठाकुर जी को और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को इसके लिए विशेष बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के युवकों को एक दिशा प्रदान किया था। मित्रों, राजनीतिक परिवर्तन हुआ, राजनीतिक परिवर्तन हुआ और एक ऐसा परिवर्तन हुआ कि देश की जनता को लगा कि हमें अब ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिस सरकार के अंदर घोटाला होता हो, जिस सरकार के अंदर आर्थिक अनियमितताएं हो, जिस सरकार के प्रधानमंत्री के प्रति पूरे विश्व की धारणा यह बने कि बड़ा कमजोर प्रधानमंत्री है, जिस सरकार के अंतर्गत उनके अंतर कलह को देखते हुए यह लगे कि कहीं कभी भी किसी भी समय देश के अंदर आर्थिक अराजकता विद्यमान हो सकती है। एक ऐसी हालात पैदा हुई थी, चुनाव हुआ, देश की जनता ने एक ऐसे व्यक्तित्व को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुना जिस व्यक्तित्व के ऊपर लगातार सत्तारूढ़ दल के द्वारा तथा कथित प्रगतिवादी ताकतों के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा अनेक प्रकार के हमले किए गए, झूठे एफिडेविट देकर बदनाम करने की कोशिश की गई। देश की जनता ने इसको देखा था। विदेश जाने के मामले में अमेरिका जैसे देश के द्वारा जिनको वीसा देने की दृष्टि से प्रतिबंधित कर दिया गया था, ऐसे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को गांव की जनता ने, देश की जनता ने अनुभव किया। एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति ये हमारी दर्द को जानता है, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को प्रबल बहुमत के आधार पर भारत का प्रधानमंत्री बनाया और पहली भी अपने उद्बोधन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जनता के बीच में पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर जब दल के नेता चुने गए उस समय उन्होंने उद्घोषणा की कि ये सरकार एक गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, ये सरकार बेरोजगार नौजवानों के लिए समर्पित सरकार है, ये सरकार दलितों के लिए, वंचितों के लिए समर्पित सरकार है और उस दिशा में हम काम करेंगे। ये पहला संदेश आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था और उसके अनुसार मित्रों उन्होंने काम करना शुरू किया। उसके अनुसार काम करना शुरू किया। जो लोग हमेशा सोचते थे कि भारत के सिंहासन पर हमारा पारिवारिक अधिकार है, कौन हमसे छीन सकता है, ऐसी ताकतों को, ऐसे घराने को यह लगने लगा कि नरेंद्र मोदी ये तो सामान्य परिवार का व्यक्ति है, ये भारत का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है। उन्होंने अनेक प्रकार का कुचक्र रचना शुरू किया, अनेक प्रकार दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के विशेषता की मैं तारीफ करता हूं कि उन्होंने कभी आलोचना की चिंता नहीं की। उन्होंने कभी यह नहीं चिंता की कि मेरे बारे में कौन किस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबी को समाप्त करना यह हमारा कमिटमेंट है, नौजवानों को रोजगार देना यह हमारा कमिटमेंट है, सबका साथ और सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास यह हमारा कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है। इसको पूरा करने के लिए चाहे किसी भी प्रकार का हमारे खिलाफ अभियान चलाया जाएगा उसकी हम चिंता नहीं करेंगे, आगे बढ़ते ही जाएंगे। आचरण व्यवहार के माध्यम से उन्होंने करके दिखाया। आचरण व्यवहार ही सही मायने में देशभक्ति का प्रकटीकरण करता है। आचरण व्यवहार के माध्यम से रोम रोम में व्याप्त देशभक्ति को उन्होंने प्रकट किया। और मित्रों, जब उन्होंने जनधन खाता योजना जिसकी चर्चा आदरणीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने, ये जनधन खाता योजना खोला, ये बात सही है कि दुनिया के अंदर
इतना जबरदस्त क्रांतिकारी स्वरूप बैंक के अंदर नहीं हुआ था। कि पहली बार हुआ है आम आदमी, गरीब आदमी उसके पास बैंक का मैनेजर पहुंचकर कहता है कि हमारे बैंक में खाता खोलो। जो गरीब आदमी बैंक में जाने से डरता था, जिसको लगता था कि बैंक में जाऊंगा तो बैंक वाले हमें मारकर हटा देंगे, जब ये कहा गया कि नहीं, जीरो बैलेंस का भी खाता खुल सकता है, बैंक का मैनेजर जाता है, खाता खुलवाता है, उस गरीब आदमी के अंदर जो सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उस गरीब आदमी के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने विश्वास का सृजन किया, विश्वास पैदा किया कि नहीं, मैं भी जा सकता हूं, मैं भी खाता खोल सकता हूं, मैं अपने खाता के माध्यम से अपने भविष्य की संरचना में कर सकता हूं। यह विश्वास पैदा करना हिंदुस्तान के अंदर ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग कहते हैं उपलब्धि नहीं, गलत है। लेकिन मित्रों, 20 करोड़ लोगों का खाता खुल जाना, यह अपने में एक क्रांतिकारी स्वरूप है। अब 32,000 करोड़ का बैंक के अंदर जमा हो जाना गरीब आदमी के द्वारा, यह सामान्य घटना नहीं है। एक तरफ तो गरीबों को इस तरीके से विश्वास पैदा किया जनधन खाता योजना के माध्यम से, और दूसरे तरफ विश्व के अंदर जो भारत की छवि खराब हो गई थी कि भारत तो बड़ा घोटालों वाला देश है, भारत तो बड़ा भ्रष्टाचारी देश है, भारत तो कमजोर देश है, भारत का प्रधानमंत्री कमजोर है। इस विश्वास, इस छवि को नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रवास के माध्यम से समाप्त किया। और जब नरेंद्र मोदी जी बोलते थे बाहर जाकर कि 125 करोड़ देश वाले का मैं प्रतिनिधि हूं, 125 करोड़ लोगों का स्वाभिमान मेरे व्यक्तित्व के अंदर समाहित है, ऐसे जब मेरे व्यक्तित्व के अंदर 125 करोड़ का स्वाभिमान समाहित है, तो किसी राजनेता के सामने आंख से आंख मिलाकर बात करने में कोई संकोच नहीं है। हम शक्तिशाली देश के लोग हैं, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और मित्रों, उसी का नतीजा हुआ कि अमेरिका जैसे बड़ी ताकत वाला देश का राष्ट्रपति बोलने में संकोच नहीं किया कि मोदी इज द मैन ऑफ एक्शन, मोदी इज द मैन ऑफ एक्शन। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के प्रधानमंत्री ने कहा मोदी जी इज द मैन ऑफ विजन विथ एक्शन। विजन बड़ा है और उस विजन को क्रियान्वित करने की क्षमता है। चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कोई भी देश हो, सबको लगने लगा कि मोदी जी के रूप में हिंदुस्तान को एक प्रभावी व्यक्तित्व वाला नेतृत्व प्राप्त हुआ है। और जब इस तरह का नेतृत्व आगे बढ़ता जाएगा तो हिंदुस्तान को आगे भविष्य में आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। ये दुनिया के राजनयिक इस समय आकलन करने लगे और इसलिए मोदी जी ने आते ही कहा कि देश को हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, विनिर्माण का हब स्थान बनाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए जगह जगह छोटे छोटे उद्योगों का विस्तार होना चाहिए। और उन्होंने मेक इन इंडिया करेंगे। मेक इन इंडिया के लिए उन्होंने समारोह भी किया, लोग आए, उन्होंने कहा एफडीआई में पैसा लिया जाएगा, क्या होगा? आप तो आलोचना करते थे। उन्होंने कहा कि एफडीआई का मतलब फर्स्ट डेवलप इंडिया, फर्स्ट डेवलप इंडिया। आओ हिंदुस्तान में उद्योग लगाओ, हिंदुस्तान को विकसित करो और ऐसा उद्योग में निर्माण कार्य करो जो दुनिया के अंदर एक आदर्शात्मक निर्माण का स्वरूप ग्रहण कर सके और दुनिया वाले कहें रियली इट इज मेड इन इंडिया, इट इज मेड इन इंडिया। यह मोदी जी ने कहा। और मेक इन इंडिया करने के बाद वो शांत नहीं हुए। कहा अगर मेक इन इंडिया होगा, उद्योग लगेंगे, छोटे उद्योग लगेंगे, तो इसमें अच्छे लोग जाने चाहिए, अच्छे उद्यमी होने चाहिए और अच्छे काम करने वाले होने चाहिए। इसलिए उनका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट हिंदुस्तान में जरूरी है। और स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में स्किल डेवलपमेंट का कार्य होगा। और उन्होंने नारा लगाया स्किल इंडिया। आपने सुना होगा, उन्होंने कहा स्किल इंडिया। पूरे हिंदुस्तान में हम ज्ञान का ऐसा स्वरूप निर्माण करेंगे। आपको पता है कि जब कुछ लोग इस तरीके से प्रतिभाशाली संपन्न युवकों ने, आप जैसे युवकों ने
सिलिकॉन वैली में जाकर पूरे दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में अपना लोहा बना लिया। तो अगर ज्ञान रथ हमारे यहां चालू हो जाएगा, चलना शुरू होगा, तो उस ज्ञान रथ के चलने के पश्चात हमारे सामने किसी भी हालत में कोई ठहर नहीं पाएगा। इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। यही स्किल इंडिया का मतलब है, यही स्किल इंडिया का मतलब है। और इसलिए उन्होंने कहा जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट। जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो दोष मुक्त होगी, पर्यावरण के साथ मेल खाने वाली होगी, और मेल खाने वाली होगी तो सही मायने में यह कहा जाएगा आदर्शात्मक निर्माण हुआ है। इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की बात उन्होंने की, जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट। और इसलिए मित्रों, संयोग से मेरा मंत्रालय भी एमएसएमई का मंत्रालय है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने डिजिटल इंडिया की बात की। डिजिटल इंडिया, जहां डिजिटल इंडिया की बात की उन्होंने, वहीं रूरल इंडिया की भी बात की। दोनों ने बात की डिजिटल इंडिया के बारे में। इसलिए क्या क्या हमारे नौजवान पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, कोई बीटेक है, कोई एमटेक है, कोई आईटी है, तो उसके लिए कहा स्टार्टअप स्टैंड अप। स्टार्टअप छोटे छोटे प्रोजेक्ट ले आओ, हम पैसे देंगे, कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा, 3 वर्ष तक कोई आपको तंग करने नहीं जाएगा, मार्केटिंग के लिए कोई अर्नेस्ट मनी नहीं जमा करनी पड़ेगी, टेंडर के लिए कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, टर्नओवर की बात नहीं जो आपके सामने खड़ी होगी। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। बैंक ने कहा स्टैंड अप इंडिया में एससी, एसटी और महिलाएं दोनों के लिए एक एक बैंक। अगर 150 बैंक हैं तो 1-2 व्यक्तियों को अपने यहां करे, स्टैंड अप इंडिया हो जाएगा। नौजवान आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए डिजिटल इंडिया को चरितार्थ करते हुए उद्यम को अपने आगे बढ़ाकर काम करता जाएगा। ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत आता है। और दूसरी तरफ कहा रूरल इंडिया। रूरल इंडिया के आधार पर आपने देखा होगा, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में जब से हम आजाद हुए हैं, जब से बजट पेश होते रहे हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि गांव की तरफ, किसान की तरफ, मजदूर की तरफ बजट के अंतर्गत इतना आवंटन किया गया है कि अगर समुचित तौर पर उसका सदुपयोग कर लिया गया तो रूरल इंडिया सही मायने में आगे जाकर किसान को लेगा कि सही मायने में हमें जिस चीज की आवश्यकता थी उस चीज की आवश्यकता की पूर्ति वर्तमान सरकार ने की है। मित्रों, हमने अपने मंत्रालय के माध्यम से भी कुछ स्कीम्स बनाई है। हमने ये देखा कि रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत बड़ी लोगों को कठिनाई जा रही है, रजिस्ट्रेशन करवाने में लोगों के पैर खिंच जा रहे हैं, बहुत जाने पड़ते हैं, पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। तो आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने नई स्कीम बनाई, हमने एक नया कार्यक्रम दिया। जहां 100-200 पेज पढ़ने पड़ते थे, लोग क्वेरी करते थे, हम जवाब नहीं दे पाते थे, हमने उसको 1 पेज में किया है। 1 पेज में 20 पॉइंट बनाया है, उसको ऑनलाइन किया है। जो उद्यमी रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है उसको एक पॉइंट भर करके 20 पॉइंट भरने के बाद क्लिक करेगा, 5 मिनट के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, बिना किसी एक पैसा खर्च किए हुए और बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी कागजात के। ये मित्र शुरू हो गया है और अब तक 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए। इंडस्ट्रीज हैं जो ऐसे उद्यमी हैं जिनका उद्यम जल्दी वो बेचारे कर नहीं पाते हैं, उनको जल्दी एनपीए हो जाता है, कर्जा देने पड़ते हैं, कर्जा पर कर्जा बढ़ता जाता है। ऐसे लोगों के लिए भी हमने एक काम किया है। हमने कहा है कि रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द इंटरप्राइजेस, उसमें अगर कोई व्यक्ति कोई उद्योग जो लगा रहा है उसको लगेगा कि हमारा कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वो कहेगा बैंक से कि हम एनपीए होने जा रहे हैं, हमारे बारे में विचार करिए। बैंक उसके बारे में विचार करेगा,
10 लाख तक का जिसके ऊपर बकाया है तो उसके लिए तो वहां का मैनेजर ही उसको सॉर्ट आउट कर लेगा, और इसके ऊपर का है तो उसके लिए कमेटी बनाकर, उस कमेटी का नाम है करेक्टिव एक्शन प्लान, उस कमेटी के जरिए से ये विचार करेगा कि सही माने में एनपीए हो रहे हैं या बनावटी है। अगर सही माने में एनपीए हो रहे हैं तो उनको बकायदे अवसर दिया जाएगा कि तुम एनपीए नहीं होगे, तुम सिक नहीं होगे, तुम आगे बढ़ोगे। ये हमने एक बहुत बड़ा काम किया है, इसकी तरफ बहुत तेजी से लोग आकर्षित हो रहे हैं। और इतने नहीं, जो नौजवान हैं, आप जैसे लोग, गरीब लोग हैं, गांव में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उसके लिए भी हमने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, पीएमईजीपी जिसको कहते हैं, पीएमईजीपी में आप अप्लाई करिए। इसलिए केवीआईसी है, केवीआईबी है, डीआईसी है, यहां एप्लीकेशन देंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में कमेटी बैठेगी, टास्क फोर्स है, उसमें बहुत समय लग जाता है। बैंक को देते हैं, बैंक को पैसा देने में बहुत समय लग जाता है, उसको हम सरलीकरण कर रहे हैं। एप्लीकेशन देने के बाद हमारी कोशिश ये है, हम उसको करने जा रहे हैं कि एप्लीकेशन जब से आपने दिया है या नौजवान दिया है इंडस्ट्री के लिए, जो इंडस्ट्री 5 लाख से 25 लाख के अंतर्गत होगी, अगर दिया है तो एप्लीकेशन कहां जा रही है, कहां पहुंची है, बैंक कहां तक ले जा रहा है, और कब से बाकायदा आपको पता लगता जाएगा, जिसको ई ट्रैकिंग कहते हैं। ई ट्रैकिंग के आधार पर ट्रांसपेरेंसी पूरी बनी रहे, ये हमने करने की कोशिश की है। हमने एक नई स्कीम चलाई है, उस स्कीम का नाम है एस्पायर स्कीम। एस्पायर स्कीम ये स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, इंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड इंटरप्रेन्योरशिप। एस्पायर स्कीम है, जो नई नई आइडिया आती है, नए नए तरीके से आप काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए गांव के क्षेत्रों में जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग, हम इंक्यूबेशन, लाइवलीहुड इंक्यूबेशन सेंटर जगह खोल रहे हैं, शुरू कर दिया है। और उसमें जो छोटे, जो आईटीआई किए हुए लोग हैं, पॉलिटेक्निक किए हुए लोग हैं, कक्षा 10 पास लोग हैं, 12वीं पास लोग हैं, ये उस पर जाकर, कोई मशीन 4 लाख की है, 5 लाख की है, 7 लाख की है, 8 लाख की है, उस पर जाकर सीधे ट्रेनिंग कर सकते हैं। और ट्रेनिंग करने के बाद वो चाहे तो मशीन खरीद सकते हैं, हम उसको खरीदवाने में भी सहयोग करेंगे, अपना इंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। ये बड़ा सफल होता जा रहा है, कई जगह किया है, वो हो रहा है, ले रहे हैं लोग। और नहीं तो इंडस्ट्रीज के अंदर उसको निगोशिएट करके किस तरीके से उनको उसमें लगा दिया जाए, ये भी करने का प्रयास किया जा रहा है। कोई बीटेक है, एमटेक है, एमबीए है, ऐसे लोगों के लिए हमने एक टेक्नोलॉजिकल सेंटर सिस्टम प्रोग्राम करके लिया है। टेक्नोलॉजिकल सेंटर सिस्टम प्रोग्राम, इसमें बड़े टेक्नोलॉजिकल सेंटर हम बना रहे हैं, जिसको टूल्स रूम पहले कहा जाता था। 100-150 करोड़ रुपए से निर्माण कार्य होता है, और इसके आधार पर वहां पढ़ाने के लिए भी होता है, हॉस्टल्स भी हैं, और वहां बड़ी बड़ी मशीनों के एविएशन है, इसरो है, शिपिंग है, और इस तरह से बड़े बड़े पार्ट्स को बनाने के लिए, उसकी डिजाइन के लिए, इन सारी चीजों को सिखाने के लिए वहां इस तरह के पढ़े हुए लोग उसको सीखेंगे, और सीखने के बाद अपना अगर लगाना चाहेंगे तो अपना लगा सकते हैं, और नहीं तो कहीं ना कहीं उनका समायोजन निश्चित हो जाता है। लोग ट्रेनिंग कर लिए हैं, इंजीनियरिंग कर लिए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत से इंडस्ट्रीज को उस प्रकार के लोग नहीं मिल रहे हैं। तो इन दोनों चीजों के लिए एक प्लेटफॉर्म हमने तय किया है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर इंडस्ट्री ओनली। डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर इंडस्ट्री। आप क्लिक करेंगे, जो इंडस्ट्री उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो रहेंगी, और जो लोग पढ़े हैं उनको नौकरी मिली वो करें, देख लेंगे कि किस प्रकार के लोगों की जरूरत है, वो इंडस्ट्री लेगा, और किस प्रकार के काम हम कर सकते हैं, वो व्यक्ति जाकर उससे निगोशिएट करके वो काम करेगा। मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए छोटे छोटे इंडस्ट्री का जब तक विकास नहीं होगा, तब तक देश विकसित देश के रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि एमएसएमई का रोल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 50% है, एक्सपोर्ट के क्षेत्र में 45% है, और जीडीपी के क्षेत्र में 38% है, सेवा के क्षेत्र में 30%, और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 8% है, और बेरोजगार नौजवानों के लिए
11 करोड़ अब तक लगाए जा चुके हैं। लगभग 4.5 करोड़ यूनिट हैं, 11 करोड़ लग चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग चलें, रोजगार दिलाया जाए, इसके लिए हमने एक स्लोगन दिया है। उस स्लोगन का नाम है स्वरोजगार से लेकर बेरोजगार से लेकर स्वरोजगार तक की यात्रा। ये स्लोगन हमने दिया है और इसके लिए गांव-गांव में छोटे छोटे इंडस्ट्री को लगाने के लिए पीएमईजीपी के द्वारा, एस्पायर योजना के द्वारा हम लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए स्किल डेवलपमेंट का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास यह है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ये जो कमिटमेंट किया है, गरीबी हम दूर करेंगे, बेरोजगार नौजवानों का समायोजन करेंगे, हुनर वाले नौजवानों को हम आगे बढ़ाएंगे। इन सारे चीजों का समायोजन इनके माध्यम से हो सके, इस दिशा में हमारा प्रयास है और मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी की जो दृष्टि है, जो सोच है, बड़ा व्यापक सोच है, व्यापक दृष्टि है, हृदय की विशालता है, सबको समाहित करने की क्षमता है। एक ऐसे दृष्टिकोण के व्यक्तित्व वाले मोदी जी आज हमारे लिए इस प्रेरणा के केंद्र बने हुए हैं। कुछ लोग उनके बारे में अपप्रचार करने के लिए अनेक प्रकार के कुप्रचार कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि असहिष्णुता का नाम लेकर कर रहे हैं। अरे कौन असहिष्णु हो रहा है? हमारे डीएनए के अंदर ही सहिष्णुता है। हमने तो वैश्विक कुटुंबों की बात की है, केवल आदमी ही नहीं, हम पशु पक्षी भी, गिर कंदराए भी, हमने सबको अपने साथ समेटा है। हमारे अंदर असहिष्णुता नहीं आ सकती। लेकिन कुछ लोग दुष्प्रचार करके इसको समाप्त करना चाहते हैं। कुछ लोग देशद्रोहियों के जो आतंकवादी रहे हैं उनकी बरसी मनाते और बरसी मनाने के बाद भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा देते हैं। उनका समर्थन करने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। ये बड़ी दुखद स्थिति है। ऐसे लोग इस तरह की स्थिति न निर्माण कर सके और मोदी जी को अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के द्वारा दुष्प्रचारित न कर सके, इसके लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है पूरे देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति और मोदी जी जैसे सक्षम नेतृत्व ही देश को आगे बढ़ा सकता है। इस प्रकार की स्थिति का निर्माण करने में हम आगे बढ़े, यही आप लोगों से अपेक्षा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे